जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, ये निश्चित है कि समय बहुत कम है। 29 तारीख को एग्जाम है, 29 जून को, और निश्चित है कि हम लोग करो या मरो की स्थिति में हैं। इसीलिए मैं 20 प्रैक्टिस सेट 20, 19, 18, 17 रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। आज मैं देने वाला हूँ 14th नंबर प्रैक्टिस सेट 14th। चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सी आयु है जबकि एक किशोर बालक प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है? कौन सी आयु है? लड़कों के लिए 16 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष। लड़कियों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष। लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष। साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लड़कियों के लिए 16 वर्ष अर्थात 16 वर्ष तक ही मैक्सिमम लंबाई प्राप्त कर लेती है। लड़के 18 वर्ष तक मैक्सिमम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। चलिए, बहुत ही अच्छा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये सवाल जो है लंबा है। चलिए, किशोरावस्था को असंगठन एवं द्वंद्व का काल कहा जाता है क्योंकि, थोड़ा सा बड़ा करके ही पढ़ते हैं। किशोरावस्था को असंगठन एवं द्वंद्व का काल कहा जाता है क्योंकि किशोरों में अनेक द्वंद्वात्मक रुचियां जागृत हो जाती है। दूसरा है, किशोरों पूर्व कक्षाओं में सीखे गए पाठों को भूल जाते हैं। किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे जरा सा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, भूल जाते हैं। स्वाद है, किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती हैं। शरीर रसायन में होने वाली तीव्र परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोर उनको वातावरण के साथ पुनर्समायोजित करने में असमर्थ होते हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए कौन सा इसमें सही है, गौर कीजिए। 2 नंबर का जो सवाल है, आखिर किशोरावस्था को असंगठन एवं द्वंद्व का काल क्यों कहा जाता है? द्वंद्व का काल क्यों कहा जाता है? साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ये समय ही ऐसा है जो कि बच्चा को संभालना बहुत जरूरी है। जो बच्चा किशोरावस्था में चला गया है उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में विशाल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वो परिवर्तन को अपने वातावरण के साथ, समाज के साथ सामंजस्य बिठाना, लड़की हो या लड़का, सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हें जो है सो इस समय को द्वंद्वात्मक समय कहा जाता है। चलिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका 3 नंबर का सवाल देख लीजिए साथियों, बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है। निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव। अगला है, बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। देखिए, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। निम्नलिखित में बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है। बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है, इसका मतलब है कि शरीर में जो, बच्चों के शरीर में जो ऊर्जा है ना, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। चलिए, 4th नंबर सवाल को देख लेते हैं। 4th नंबर सवाल साथियों बहुत अच्छा है। गामक क्रियाओं में पूर्व किशोरावस्था में जो लैंगिक विभेद दृष्टिगोचर होते हैं वह हैं उनकी परिपक्वता में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन में, वातावरण संबंधी अवसरों में, सांस्कृतिक दबाव संबंधी, है ना। कौन सा है? 4 का देख लीजिए, 4 का कौन सा है? गामक क्रियाओं में पूर्व किशोरावस्था में जो लैंगिक विभेद दृष्टिगोचर होते हैं वह हैं सांस्कृतिक दबाव संबंधी। सांस्कृतिक जो दबाव है वो सांस्कृतिक दबाव संबंधी, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर में साथियों। ये सवाल बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? शारीरिक तथा मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास, बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। कौन सा नहीं है? देखिए,
ये सब है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं होगा और मानसिक विकास हो जाएगा, या मानसिक अगर नहीं होगा और शारीरिक हो जाएगा तो ये भी गलत है, इसलिए दोनों होना चाहिए। यहाँ सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास, ये भी तीनों बहुत जरूरी है। बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, जो बुनियादी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान या पढ़ाई लिखाई खेल कूद, ये सब में संतुष्टि अगर बच्चे को होते हैं तो ये शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य है। लेकिन प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास, मतलब लड़ाई झगड़ा करने का जो विकास है वो क्यों होगा, इसीलिए ये गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर कौन नहीं है तो यही आंसर होगा, डी ऑप्शन ही सही होगा। 5 के बाद 6 नंबर में आते हैं साथियों। 6 नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा है ये सवाल। देखिए, वांछनीय स्वास्थ्य संबंधी नियमों के परिपालन का संबंध होता है मनोवृत्तियों से, नियमों के तार्किकता से, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण तथा उनका कठोर पालन से, सहपाठियों का पुनर्बलन से। कौन सा होगा? 6 का देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांछनीय स्वास्थ्य संबंधी नियमों के परिपालन का संबंध होता है मनोवृत्तियों से, मन की जो वृत्ति है उसी से स्वास्थ्य संबंधी नियमों का परिपालन होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7वां नंबर सवाल है। प्रायः लोगों का विश्वास है कि प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रायः लोगों का विश्वास है कि प्राथमिक कक्षा में ही शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, नियमित रूप से कक्षा शिक्षक के द्वारा, विशेष व्यायाम शिक्षक के द्वारा, विद्यालय के नर्स द्वारा, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। कौन सा इसमें सही है देख लीजिए। देखिए, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग द्वारा, ये तो निश्चित है। शारीरिक शिक्षक तो सभी स्कूल में है, और शारीरिक शिक्षक और कक्षा शिक्षक दोनों के परस्पर सहयोग से बच्चों के तन मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर शारीरिक शिक्षक दे रहे हैं, हर शिक्षक वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो थोड़ा सा विरोधाभास ला रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं। कक्षा शिक्षक और शारीरिक शिक्षक दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए दोनों का जो है सो ये परस्पर सहयोग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 के बाद आते हैं 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल जो है, प्राथमिक कक्षाओं में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 और 6 to 8 है ना। ये हो गया प्री प्राइमरी, और ये हो गया लोअर प्राइमरी, ये हो गया अपर प्राइमरी। ये अपर प्राइमरी ये हुआ, ये लोअर प्राइमरी हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है ये प्राथमिक कक्षाओं में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इसे आगामी स्तर पर निरस्त किया जाए। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, ये अगर आगामी स्तर पर निरस्त किया जाए तो निगेटिव कह रहा था, निगेटिव नहीं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप जवाब दे रहे हैं पॉजिटिव में जवाब दीजिए और बच्चों को केंद्र बिंदु बनाकर जवाब दीजिए, बच्चों को केंद्र में रखिए। कोई चीज़ निरस्त या किसी का नाम काट देना, किसी को भगा देना, ये सब बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। इसे अन्य शिक्षण विषयों के साथ पढ़ा दिया, अन्य शिक्षण विषयों के साथ इसे पढ़ा दिया जाए स्वास्थ्य शिक्षा को। देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है विशेष एवं पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। 8 का सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए। देखिए 8 का कौन सा सही है? 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सिद्धांत के रूप में नहीं, कोई नियम में बांध कर नहीं, खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए। निरस्त कर दिया जाए, गलत है। इसे अन्य विषय के साथ पढ़ा दिया जाए, ये भी गलत है। अन्य विषय के साथ कैसे पढ़ाइएगा? स्वास्थ्य शिक्षा है तो उसको अच्छा से पढ़ाइए। विशेष एवं पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। विशेष खूब विशेष भी मत लेना है, लेकिन सिद्धांत के रूप में नहीं, खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए, ताकि बॉडी में, अभी तो बच्चा छोटे छोटे ननिहाल हैं, उसे तो खेल कूद के माध्यम से ही कोई चीज़ सीखने में मजा आएगा, खेलेगा कूदेगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य शिक्षा उससे जागृत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 8 के बाद 9th में, ये साथियों 9th नंबर सवाल भी आपके लिए बहुत बढ़िया है हमारे लिए। संवेग का तात्पर्य है बालक का विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर, बालक का संवेगात्मक अनुक्रिया, बालक के उद्दीपित अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की गई हो, और संगठित व्यवहार। 9 नंबर का सवाल देखिए कितना बेहतरीन है। 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बालक की उद्दीपित अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की गई हो। जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है,
किसी उद्दीपक के संदर्भ में जो भी एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए कोई चित्रांकन कर रहा है, कुछ सूक्ष्म गत्यात्मक आज रंग भर रहा है, मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, भाषण दे रहा है, पत्र लिख रहा है, सभी तो संवेग ही है और सभी संवेग है, ये संवेगात्मक विकास ही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आ जाते हैं 10 नंबर में। 10 में किसी प्रतीकात्मक उद्दीपक के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक प्रदर्शन है। किसी प्रतीकात्मक उद्दीपक के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक प्रदर्शन है। परिपक्वता का प्रतीक, अधिगम, समायोजन, संवेदी परिवर्तन का प्रतीक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसी प्रतीकात्मक उद्दीपक के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक प्रदर्शन है अधिगम, अर्थात अधिगम उसके अंदर कितना स्किल्ड आ गया, कितना वो अधिगम प्राप्त कर लिया है, यही तो संवेगात्मक प्रदर्शन वो दिखा रहा है किसी प्रतीकात्मक उद्दीपक के रूप में, कोई प्रतीक के रूप में, कोई है ना। तो इस प्रकार से अधिगम कितना स्किल्ड हुआ वो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा। चलिए वो चलते हैं 11 नंबर में। 11 का कहा जाए साथियों, एक छोटे बालक के संवेगों को प्रौढ़ व्यक्ति के संवेगों से पृथक किया जा सकता है। एक छोटे बालक और एक प्रौढ़ व्यक्ति के संवेग अलग अलग दोनों का होता है। जो बूढ़े लोग हैं, जो बड़े हैं, जो एडल्ट हो चुके हैं, उनका संवेग अलग है, उनका संवेग है संवेगात्मक, उनका जो है विचार हो, उनकी एक्टिविटी हो, उसका अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या है, आंतरिक अंगों के अधिक परावर्तन के द्वारा, मांसपेशियों में अतिरिक्त प्रतिक्रिया द्वारा, निम्न स्तरीय और संगठन द्वारा, उद्दीपक के प्रति क्रियाशीलता द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन को जरा समझने की जरूरत है। एक छोटे बालक के संवेगों को प्रौढ़ व्यक्ति के संवेगों से पृथक किया जा सकता है। देखिए छोटे बालक का संवेग और प्रौढ़ व्यक्ति का संवेग दोनों में अंतर तो है, अर्थात किससे, तो बी ऑप्शन होगा, मांसपेशियों में अतिरिक्त प्रतिक्रिया द्वारा। देखिए छोटे बालक जो है उसकी मांसपेशियां अतिरिक्त प्रतिक्रिया से अलग अलग हो सकता है। बड़े जो लोग हैं उनकी मांसपेशियां थोड़ा सा शिथिल भी पड़ जाएगी, लेकिन छोटे बालक की मांसपेशियां मोड़ मड़ोड़, इधर कूद, उछल जाना, अपने हाथों पर चलना, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 11 का। चलिए अब 12 नंबर सवाल में आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 नंबर सवाल। देखिए संवेग का अत्यावश्यक घटक है। आवेग प्रायः गामक मांसपेशियों के द्वारा कार्य करते हैं। बालक में तीव्र आंतरिक परिवर्तन, बालक में अनेक प्रकार की भावनाएं, सामान्य उत्सुकता। 12 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बालक में अनेक प्रकार की भावनाएं संवेग का अत्यावश्यक घटक है। संवेग मीन्स होता ही है एक्टिविटी, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तो बालक में अनेक प्रकार की भावनाएं, बालक में अनेक प्रकार की गतिविधि, यही है। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा है। एक संवेगात्मक उद्दीपक को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है खतरा, चिंता, संतुष्टि की आपूर्ति का भय, भगनाशा। 13 नंबर का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, संतुष्टि की आपूर्ति का भय। एक संवेगात्मक उद्दीपक को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है संतुष्टि की आपूर्ति का भय। संतुष्टि होगा कि नहीं, संतुष्टि पूरा होगा कि नहीं, ये काम कर रहे हैं इसमें हम संतुष्टि होगा कि नहीं, तो इसी का भय बना हुआ रहता है, इसीलिए वो और अच्छे एक्टिविटी करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर में, बहुत ही अच्छा सवाल है। संवेगात्मक स्थिति संबंधित होती है मस्तिष्क के स्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अग्र मस्तिष्क से। किससे संबंधित होती है, 14 का अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उससे संबंधित है संवेगात्मक स्थिति। इसी से मन की स्थिति, मन की जो एक्टिविटी है वो हमेशा बार बार बदलती रहती है। यही कारण है कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। चलिए अब 15 नंबर सवाल में आइए साथियों। 15 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। शिशु में सर्वप्रथम प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है। शिशु में जो संवेग उसके अंदर आता है, देखिए सबसे पहले जो शिशु जो जन्म लिया है, शिशु मतलब 1 महीना से 6 महीना तक बच्चा, वो क्या है कि उसके अंदर एक देखिएगा कि बहुत सारी संवेगात्मक स्थिति पैदा होती है, कभी मुस्कुराना, कभी रोना, कभी भय दिखाना, ये सब सारा चीज़ होता है। तो कौन सी संवेगात्मक स्थिति, कौन सी संवेगात्मक संवेग जो है सो दृष्टिगोचर होते हैं शिशु में, ये देखना बहुत जरूरी है। 15 का आपके पास देखिए भय, सामान्य उत्तेजना, दुख, प्रसन्नता। देखिए सबसे पहले वो सामान्य उत्तेजना दिखाता है।
है ना। सामान्य उत्तेजना, अपने शरीर में अंगीठी इधर थोड़ा सा, कोई अगर यदि उससे बोलना चाहे तो 6 महीना का बच्चा है तो वो मुस्कुराना, थोड़ा सा दिखा देना अपने आप को, मतलब सामान्य उत्तेजना वो दिखाने की कोशिश करता है। मन की स्थिति उसकी चंचल होती है, बच्चे की मन की स्थिति जो है सो बिल्कुल चंचल होती है, इसीलिए अपनी वो सामान्य उत्तेजना दिखा करके दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीना मैंने 6 माह का हो जाएगा, 6 महीना से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कोई वस्तु पकड़ लेना, किसी को नोच लेना, कोई अगर माँ है, दादी है, मौसी फूआ है, गोद में ली है तो उसका नाक पकड़ लेना, ये सब उसके संवेग जो है सो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। 16 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है। देखिए ये सवाल, बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है उसकी मुख मुद्रा द्वारा, उसके अंतर निरीक्षण द्वारा, मनोदेहिक परिवर्तनों द्वारा, संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। 16 नंबर का सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। जितनी भी एक्टिविटी उसके अंदर मन की स्थिति है, मुस्कुराना, रोना, हंसना, खाना पीना, चाहे वो कोई पकड़ करके कुछ नोच लेना, मुट्ठी पकड़ लेना, मुट्ठी पकड़ के किसी को मार देना, ये सब जितनी भी है संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया आप जब उसका अवलोकन करते हैं तो इसी से विश्लेषण किया जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल में आइए साथियों। 17 नंबर सवाल जैसे देखिए, 17 नंबर सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। हाँ देखिए, बालकों के क्रोध को शांत करने का उत्तम तरीका है। क्या तरीका है कि बालकों के क्रोध को हम शांत कर सकते हैं? 17 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या तरीका है, जरा सा क्वेश्चन को उठा के देखते हैं। चलिए क्या तरीका जरा देखिए, बालकों के क्रोध को शांत करने का उत्तम तरीका है क्रोध प्रकट करने पर तत्काल दंड प्रदान किया जाए। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि किसी भी निगेटिव स्थिति में मत जाइए, अगर नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्रोध को शांत करने के लिए हर संभव उपाय किया जाना चाहिए। क्रोध को शांत करने के लिए हर संभव उपाय क्या कीजिए? उसको मारने पीटने का प्रयास कीजिएगा? नहीं, कभी नहीं, खबरदार, ये सब काम नहीं करना है। बच्चा है, बच्चे मन के सच्चे, ये सब कभी नहीं करना है। चलिए सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाए। कुछ कुछ ये सही है, आत्मविश्वास की भावना की बेटा नहीं ऐसे वैसे, लेकिन उससे भी अच्छा अगर कोनो हो तो उस पर ध्यान दीजिए। बालकों के तनाव मुक्ति के उपयुक्त साधन खोजे जाए। बालकों के तनाव मुक्ति के साधन, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी निगेटिव स्थिति में मत जाइए। बालक क्रोधित हैं तो क्रोध को शांत करने के लिए दंड देना, पीटना, धमकाना, भय दिखाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस पर मत जाइए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। करना क्या है? बालकों के तनाव मुक्ति के उपयुक्त साधन खोजे जाएं। बालक तनाव में क्यों आए, क्या जरूरी था, क्या उसे खेलने की जरूरत है, क्या उसे गेंद लेने की जरूरत है, क्या उसे मिठाई खाने की जरूरत है, क्या उसे कहीं घूमने का मन था, क्या पापा उनके कहीं जा रहे थे वहां जाने का मन था। ये उपाय सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ, ये सोचिए, कभी दंड देने की जरूरत नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए बच्चे भगवान के रूप होते हैं। आइए 18 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था क्रोध संवेगों के निस्तारण के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सी अवस्था क्रोध संवेग जो उत्पन्न होता है, जैसे हंसना संवेग हुआ, क्रोध करना संवेग हुआ, रुष्ट जाना संवेग हुआ, रोना संवेग हुआ, है ना। तो ये सब जो संवेग है, जितनी भी संवेग उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये संवेग में से क्रोध को कैसे आप निस्तारण करेंगे, समाप्त करेंगे? तो 18 का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, ग्रेड प्रतिस्पर्धा, ड्रामा एवं नाटकों में अभिनय, प्रतिस्पर्धात्मक खेल कूद प्रतियोगिता। देखिए यही उपाय है। शैक्षिक प्रतिस्पर्धा पढ़ा करके उसको कहिएगा तो वो क्रोध से संवेग से शांत नहीं हो पाएगा। ग्रेड प्रतिस्पर्धा में आएगा तो वो भी शांत नहीं हो पाएगा। ड्रामा एवं नाटकों में ज़्यादा नहीं, लेकिन खेल कूद में अगर लाते हैं बच्चे को तो वो तुरंत शांत होकर के और वो क्रोध को भूल करके फिर खेल में मजे लेने लगते हैं। इसीलिए खेल प्रतिस्पर्धा, खेल कूद की प्रतियोगिता करानी चाहिए। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बच्चों के मनोरंजन का साधन ढूंढना होगा, उसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। इसीलिए प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिता करा दीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर सवाल में आते हैं। 19 नंबर में है, भय संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। भय संवेग, अब देखिए भय भी तो संवेग है, वो तो क्रोध वाला हो गया, अब भय का आ गया। स्वाभाविक उत्पीड़क है, उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उत्पीड़क क्या है? रोएदार प्राणी, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती वस्तु, प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। 19 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए डी नंबर, भय और संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है, क्रिकेट हो, गेम हो, जो भी गेम आप खिला रहे हैं, उसमें भय है कि कहीं हम
हार न जाए, कहीं हम गोल नहीं कर पाए, कहीं हम छक्का नहीं मार पाए, ये सब प्रतिस्पर्धात्मक आता है तो भय उत्पन्न होता है, भय संभव। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए डी के बाद 20 के बाद आ जाइए 21 नंबर सवाल में। 21 नंबर सवाल है साथियों, 21 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा बालक एकांत स्थान में भयग्रस्त हो जाता है, इसका कारण है कि बालक में समुदाय भावना जन्मजात पाई जाती है। बालक में समुदाय भावना जन्मजात पाई जाती है। इस सवाल को भी समझना बहुत जरूरी है। छोटा बालक एकांत स्थान में भयग्रस्त हो जाता है, इसका कारण है कि बालक में समुदाय भावना जन्मजात पाई जाती है। बालक में जन्म जातक भय संवेग पाया जाता है। बालक में अनुबंधन पाया जाता है। बालक में सुरक्षा एवं सहायता की बुनियादी आवश्यकता उपस्थित रहती है। देखिए कौन सा इसमें सही है साथियों। यहाँ गौर करने वाली बात है कि एकांत रूप में भयग्रस्त होकर के बालक भयग्रस्त हो जाता है छोटा सा एकांत स्थान में, उसका कारण है बालक में अनुबंधन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। बालक में अनुबंधन मतलब जो एक्टिविटी जो उसके अंदर जो भय उत्पन्न करने की या क्रोध से जो उत्पन्न, क्रोध अगर किया तो क्रोध से भय भी उत्पन्न होता है। ये अनुबंधन एक दूसरे से कोरिलेटेड वर्ड है, कोरिलेटेड संबंध है कि भय उत्पन्न होगा कहाँ से, क्रोध से। क्रोध उत्पन्न होगा कहाँ से, किसी वस्तु के पाने से। इस प्रकार से अनुबंधन इसी को कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब 21 नंबर सवाल में आते हैं। 21 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बराबर +2 को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होंगी, परस्पर समांतर, परस्पर लंबवत, परस्पर प्रतिच्छेदी, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए परस्पर समांतर O = +-2, O = +-2 अर्थात ये जो अगर आप संख्या रेखा लेके चलते हैं तो ये +1 +2 -1 -2, तो एक ये रेखा जा रही है, आपस में क्या है, ये दोनों आपस में समांतर खींची जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, परस्पर समांतर। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल में द्विवर्णी युगपत समीकरणों के लेखाचित्र खींचने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है बिंदुओं को दिशा निर्देशित करना, सारणी बनाना, क्रमिक मूल बिंदुओं को मिलाना, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का सवाल भी बहुत ही अच्छा है। देखिए द्विवर्णी युगपत समीकरणों के लेखाचित्र खींचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सारणी बनाना। आप सारणी तैयार किए, उसके बाद रेखा चित्र आपका लेखाचित्र खींचा जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर सवाल में। 23 का देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थात इसको मान लीजिए a इसको b और यहाँ a + b, तो ये सूत्र हमारे पास है ना, a² - b² बटे a + b, लेकिन इतना बराबर होता है a + b इंटू a - b, ये सूत्र होता है, a² - b² बराबर a + b, तो ये तो पूरा कट गया, बचा कितना, a - b, अर्थात o - b। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 24 नंबर सवाल में आइए। 24 नंबर सवाल देखिए कह रहा है यो माइनस, अर्थात इसको a कहिए, इसको भी a कहिए, अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए a - 1 बटे 2, तो अब नीचे एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 2, तो 2a माइनस है ना a - 1 बराबर हो जाएगा 2a - a, और माइनस से टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में 2 है, बराबर में क्या है 2 है, तो यहाँ भी बराबर में कितना है 2 है, यहाँ भी बराबर में 2 है बटे 2, तो ये 2 है, तो ये आप गुना होकर के कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 2a में a चला जाएगा, तो a + 1 = 4 और a = 3। हालांकि 3 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 24 के बाद लास्ट सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेखा खंड या रेखा या किरण या कोण, तो ये जान लीजिए ये रेखा कहलाता है, बी। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ये रेखा है और रेखा को काट देते हैं तो इस प्रकार जो निकल रहा है, और इस प्रकार ये कहलाएगा किरण, ये किरण हो गया और ये किरण हो गया, ये रेखा खंड हो गया, सब अगर एक साथ हो गया तो ये रेखा कहलाता है। चलिए अगर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको आप साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 29 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और हम लोग उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों,
नया वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 13। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।